मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत ये पढ़ा कि किस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना करेंगे। तो उसमें किन दो बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। पहला बिंदु था हमारा कि जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मान की गणना करेंगे, एक्टिविटी के स्थान पर हम सांद्रता को लिखेंगे। दूसरा बिंदु था हमारा कि जब भी हम अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें जल के अणुओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसके क्या कारण हैं ये भी अपने उसमें बताया है। आज हमारा जो अगला बिंदु है वो इस प्रकार से है कि कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व स्थिरांक के मान की गणना। जब भी हम किसी संकुल यौगिक के स्थायित्व स्थिरांक के मान की गणना करते हैं तो जो बजेरम है ये इस प्रकार से कि बजेरम के अनुसार कि जब भी विलयन के अंदर मेटल और लिगेंड मिलकर के किसी संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनका जो संयोजन है वो स्टेप वाइज होता है, पदवार संयोजन होता है। अर्थात जो कोई भी संकुल यौगिक बनता है तो वो संकुल यौगिक स्टेप वाइज उसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत आज हम करेंगे कि स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है। इसमें देखिए कि इस प्रकार से कि मेटल प्लस ये एन लिगेंड आपस में मिलकर के इस प्रकार से MLN एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो इनका निर्माण इस बजेरम के अनुसार स्टेप वाइज होता है। तो देखिए किस प्रकार से होगा। पहले सबसे पहला जो बिंदु ये होगा इसके अंतर्गत कि M और N लिगेंड है, अर्थात N ही उसके अंतर्गत स्टेप्स होंगी। वो जो संकुल यौगिक बनेगा MLN वो N स्टेप के अंदर पूर्ण होगा। क्यों? N क्या है? N बराबर है उस M की यानी कि मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर। जितनी उसकी उपसह संयोजन संख्या है उतनी उपसह संयोजन संख्या के मान के बराबर वो स्टेप्स होंगी। जैसे इस M और इसके साथ में N जो लिगेंड है मिलकर के MLN इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप इस प्रकार से होगी, M यानी कि मेटल प्लस ये लिगेंड मिलकर के ML ये एक संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे। और इसमें यहाँ पर K1 उसका जो है स्टेप वाइज जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं वो होगा ML अपॉन मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल होगा किसका? MLN। ये तो है इस प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन मेटल की सांद्रता इनटू इसके साथ में एक लिगेंड जो सांद्रता है उसका गुणनफल। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी उसके अंतर्गत ये भाग लेगा ML जो एक इसके साथ में लिगेंड जुड़ चुका है, फिर इसके साथ में लिगेंड और जुड़ेगा और लिगेंड जुड़ने के बाद में K2 जो इसका मान निकालेंगे ML2 हो जाएगा। तो K2 बराबर ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा कि इस ML2 जो लिगेंड दूसरा और जुड़ गया उसके बाद में उसकी प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन ये ML पहले से जुड़ा हुआ है और इसके साथ में गुणनफल होगा किसकी सांद्रता? लिगेंड की सांद्रता। इस प्रकार से ये जो स्टेप्स आपकी कंप्लीट होती रहेंगी, ML2 के साथ में एक L और जुड़ेगा तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगी, फिर फोर्थ स्टेप और कुल स्टेप आपकी कितनी होंगी? N। तो N जो होगी वो क्या होगी? MLN-1 क्योंकि उसके पहले वाला जो संकुल बनेगा बीच के अंदर और प्लस इसके साथ में L और जुड़ेगा लिगेंड तो KN जो स्टेप होगी वो बनेगा इसमें MLN। तो KN बराबर हो जाएगा MLN अपॉन MLN-1 इंटू L। यहाँ पर जो K1, K2, K3 इसके अंदर बीच में जो बन रहे हैं वो आपके स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाते हैं। और यदि हम इन सबको जोड़ दें तो इसमें जो बीच के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं और फाइनल जो हमें रिएक्शन प्राप्त होती है वो M मेटल के साथ में N लिगेंड जुड़े तो ये बीटा N जो कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो MLN प्राप्त होगा। बीटा N इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेप वाइज जो ओवरऑल जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये प्राप्त हुआ
बीटा एन बराबर एम एल एन अपॉन एम इंटू एल एन नंबर ऑफ इसके मोल्स किसके लिगेंड की संख्या जितनी जुड़ी है उसके साथ में। तो ये आपका जो बीटा एन है वो कहलाएगा अपना ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो K1 K2 K3 इस प्रकार से क्रमिक रूप से आप बता रहे हैं, तो इसमें एक सीक्वेंस है कि K1 का मान सबसे ज़्यादा होता है, स्थायित्व स्थिरांक जो K1 है उसका मान सबसे ज़्यादा है, फिर ये घटता जाता है और लास्ट में Kn जो है उसके लिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान यहाँ पर इस स्टेप के लिए Kn वाली बीटा एन तो ओवरऑल है, ये Kn के लिए जो इसका स्थायित्व स्थिरांक का मान जो है वो निम्नतम है, कम है। देखिए इसके अंतर्गत फॉर एग्जांपल पहले अपन एक उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से ये है। देखिए हम यदि एक संकुल यौगिक बना रहे हैं, यहाँ पर कैडमियम टेट्रा अमोनियम कैडमियम +2 आयन कॉम्प्लेक्स आयन है और इसके साथ में ये बनेगा तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, कैडमियम +2 आयन प्लस इसके साथ में एक एमीन जो लिगेंड है वो अभिक्रिया करेगा, तो कैडमियम NH3 इसके साथ जुड़ गया, +2 आयन है और इसके लिए यदि हम इसके लिए K1 का मान निकालते हैं तो ये 10⁻².65 हमें इस K1 का मान प्राप्त होता है। उसके बाद में कि ये जो सेकंड स्टेप होगी उसमें ये यहाँ आएगा आपका, ये बन गया प्लस एक NH3 इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा कैडमियम NH3 2 हो जाएगा, +2 आयन है कॉम्प्लेक्स आयन, K2 का मान निकालें तो 10⁻².10 इसका मान हमें K2 का मान प्राप्त होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये यहाँ आएगा और फिर इसके बाद में NH3 जुड़ेगा तो ये कैडमियम NH3 3 हो जाएगा, +2 कॉम्प्लेक्स आयन, K3 का मान निकालें तो 10⁻1.44 हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट के अंदर ये यहाँ आएगा आपका और उसके बाद में जो कैडमियम है NH3 4 +2 आयन K4 इसके लिए हम निकालेंगे तो ये मान आ रहा है 10⁻0.93 और यदि हम इसका बीटा एन का मान निकालें तो बीटा एन क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन है टोटल, बीटा एन बराबर K1 K2 K3 एंड K4 ये आपका बीटा एन है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जैसा हम इनके अंदर देख रहे हैं कि K1 से लेके K4 तक जो स्थायित्व स्थिरांक है या जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसके मान में निरंतर कमी आती है। अब हमारा बिंदु यहाँ पर है कि ये कमी क्यों आती है, इसको हमें समझना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहला बिंदु कि इनके मान में कमी क्यों आती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब हमने कॉम्प्लेक्स बनाना प्रारंभ किया तो जैसा कि पहले लिखा था हमने कि M और इसके साथ में H2ON, यानी ये जो आपका मेटल है इस मेटल के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये आपके संख्या में कितने हैं, n इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो प्रारंभ में फर्स्ट स्टेप में जब इसके साथ में ये NH3 आता है या कोई भी लिगेंड आता है तो लिगेंड इसके साथ में क्या करेगा कि किसी भी इस वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। उसके पास में पर्याप्त संख्या में वाटर मॉलिक्यूल है, वो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके अपना स्थान ग्रहण करेगा, अर्थात मेटल के साथ में एक बॉन्ड बना लेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लिगेंड के साथ में मेटल के साथ में एक बॉन्ड बना लेगा। जैसे जैसे सेकंड स्टेप होगी तो उसमें क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये मेटल और इसके साथ में आपका H2O क्या हो गया, इसमें N-1 इंटू L ये है आपका, तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें से कम हो गया, अर्थात सेकंड स्टेप में जल के अणु रिप्लेस करने के लिए संख्या के मान में कम हो गई। N में क्या हो गया, N वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, अर्थात धीरे धीरे ये जो जल के अणु हैं उनकी संख्या घट जाती है और L को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए यहाँ पर स्थान उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इस स्टेप वाइज फॉर्मेशन के मान स्टेप वाइज कम होते जाते हैं कांस्टेंट के मान। पहला बिंदु तो यह है। दूसरा बिंदु भी बिल्कुल सिंपल है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है और लिगेंड जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो मेटल इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की उसकी क्षमता, उसकी ललक होती है और लिगेंड की देने की होती है। तो जैसे ही उसके साथ में क्या हुआ, एक
लिगेंड जैसे ही जुड़ता है मेटल की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन उसके पास में पूर्ति हो जाती है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो है इच्छा शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। अर्थात ये के मान में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके मान में क्रमिक रूप से धीरे धीरे कमी होती जाती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे ये इसके साथ में जुड़ते जाएंगे, क्या जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे लिगेंड किसी भी मेटल के साथ में क्रमिक रूप से जुड़ते जाएंगे, दूसरे आने वाले लिगेंड के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होगा, कम हो जाएगा। अर्थात त्रिविम बाधा उत्पन्न होने के कारण, कूलॉम्ब प्रतिकर्षण के कारण ये जो है के का मान धीरे धीरे इसके अंतर्गत घटता जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किसी भी संकुल यौगिक के लिए इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान, स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा, संकुल यौगिक आपका उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। धन्यवाद। आगे का पाठ हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।